तो फ्रेंड्स ये भारतीय भवन जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। हालांकि हमने इस चैप्टर को पूरा कर रखा है, तो इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इस चैप्टर के जो भी बेसिक था वो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? तो इसी को अपवर्तन बोलते हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो उस वो जो है अपने पथ से विचलित हो जाता है प्रकाश, इसी को बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन हमने देखा था पहले वाला चैप्टर में, दूसरा वाला में अपवर्तन देखा था। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो अपवर्तन होता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं इसको, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं, या विरल है और इसमें जो कण है वो दूर दूर होगा, और एक सघन है इसमें जो कण है वो पास पास होगा। ठीक है, तो विरल में प्रकाश की चाल आपको पता है ज़्यादा होगा और सघन में कम होगा। तो जब विरल से सघन में कोई प्रकाश किरण जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, जबकि जब सघन से विरल में जाता है तो वो अभिलंब से दूर जाता है। तो ये दो बात है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बोला यहाँ पे सघन माध्यम में जाती है, अर्थात यहाँ पे विरल में हवा और सघन में कांच है, या फिर कोई भी माध्यम हो सकता है एक विरल सघन, तब वह विलंब की ओर मुड़ती है या विलंब से दूर मुड़ती है। तो जब विरल से सघन में जा रहा है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अभिलंब की ओर मुड़ती है। तीसरा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो दूर कब मुड़ती है? जब विरल से सघन में नहीं जाए। ठीक है, विरल से सघन में अभी देखा हमने वो अभिलंब से दूर जाती है। तो ये भी बोल रहा है कि वह अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। तो दूर मुड़ जाता है या अभिलंब की ओर मुड़ता है। अगर ये विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, लेकिन अगर वो अभिलंब से दूर हो जाता है तो ये सघन से विरल में गया होगा। तो पहला माध्यम यहाँ पे सघन होगा और दूसरा माध्यम विरल होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों में से कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन होगा। तो चूंकि यह अभिलंब से दूर जा रहा है इसीलिए पहला माध्यम जो होगा वो सघन होगा। तो प्रकाश का माध्यम 1 में अधिक सघन होगा। चौथा है, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितना दूरी तय करता है? आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड था, लेकिन अगर आप किलोमीटर में लिखना चाहें तो 3 × 10⁵ या डायरेक्ट आप 3 पर यहाँ पे 5 शून्य दे सकते हैं, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो कि लिखा हुआ है। तो वायु में प्रकाश की चाल 1 सेकंड में लगभग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इतना दूरी तय करता है। 5वां नंबर है, स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का नियम वही जो हमने प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम देखा था, sin I/sin R एक नियतांक होता है, यही स्नेल का नियम होता है। तो किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, भी बात है कि वो किसी विशेष रंग के लिए होगा। ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, sin I/sin R। का मान जो आएगा वो एक फिक्स वैल्यू आएगा, हमेशा वो फिक्स होगा। कब? एक विशेष रंग के लिए, प्रकाश का एक विशेष रंग के लिए सिर्फ वो ऐसा होगा। ठीक है, और किन्हीं दो माध्यम है, कोई भी दो माध्यम हो। तो माध्यम से एक बार हवा, अगर पानी की बात करें, इसमें लाल प्रकाश की किरण अगर हम देखे ला रहे तो इसको हम लोग यहाँ से इस एंगल से गुजारे, और फिर जो अपवर्तन कोण यहाँ पे जो बनेगा वो वाला कोण और इसका आई कोण जो अभिलंब के साथ बनेगा। ठीक है, तो इसका जो आई आर का मान होगा वो दोनों का सेम होगा, sin I/sin R। ठीक है, और या फिर इस एंगल से भी अगर किरण को गुजारे और यहाँ पे कुछ आई मिलेगा और कुछ आर मिलेगा इसके अनुसार, तो भी यहाँ पे वही मान मिलेगा अगर किरण सेम है और ये माध्यम वही है तो। ठीक है, किसी भी एंगल से गुजारेंगे sin I/sin R हमेशा एक नियतांक होगा, इसको अपवर्तनांक भी बोलते हैं। तो यही है अपना स्नेल का नियम। 6 से अपवर्तनांक की परिभाषा देना है, तो किसी माध्यम में प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहलाता है। हालांकि इसका डिफिनेशन हमने एक और बताया था कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक बोलते हैं। तो आप वो भी डिफिनेशन दे सकते हैं। वैसे हमने फर्स्ट समय में ही जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो ही हमने बताया था इसको। 7वां, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का या विरल माध्यम का? तो अपवर्तनांक अधिक से मतलब है उसमें प्रकाश की चाल कम होगा, और अगर प्रकाश की चाल कम है इसका मतलब वो सघन माध्यम है। सघन में प्रकाश की चाल कम होगा, अपवर्तनांक इसमें ज़्यादा होगा।
जिसमें अपवर्तनांक कम होगा और उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा, अर्थात वो विरल होगा। तो ये सघन माध्यम हो जाएगा। चूँकि अपवर्तनांक अधिक है अर्थात वो सघन होगा। कह रहा है पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो पानी का जो अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष में देखना है, वायु के सापेक्ष में। तो जैसे पानी का अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है 1/33 बराबर अपवर्तनांक का फार्मूला होता है जो एक माध्यम में प्रकाश की लहर दूसरे माध्यम, तो किसके सापेक्ष देखे, वायु का। तो वायु रहेगा ऊपर और पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है तो पानी का प्रकाश की चाल जो है वो नीचे रहेगा, वायु का प्रकाश की चाल ऊपर रहेगा। और अगर हम इसको देखें तो जो पानी का, अगर पानी इधर भागा में दिख रहा है इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो पानी और इंटू में 1.33 बराबर वायु का जो चाल है वो रहेगा। अर्थात जो हवा में प्रकाश की चाल है वो पानी का 1.33 है। ठीक है, ये बोल सकते हैं, या फिर निर्वात भी इसको बोल सकते हैं, निर्वात के सापेक्ष देखते हैं, या फिर वायु लगभग दोनों का तो सेम ही होता है प्रकाश की चाल में, दोनों सेम ही लेकर चलते हैं। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो पानी का 1.33 है। और अगर पानी में प्रकाश की चाल पता करना है तो ये 1.33 है ना, इसको उधर हम लोग भागा में भेज देंगे तो वो वायु का 1.33 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वायु में जो प्रकाश की चाल है वो पानी का 1.33 है, एक से ज़्यादा है, मतलब कि वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा पानी की अपेक्षा। तो ये हुआ, अगर पानी का प्रकाश की चाल देखना है तो वो हो जाएगा वायु का 1/1.33, आप ऐसा लिखना चाहे तो, क्योंकि ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, अर्थात वायु गुना 1/1.33 आएगा। तो आप बोल सकते हैं पानी में जो प्रकाश की चाल है वो वायु में प्रकाश की चाल का 1/1.33 है, या फिर 1/1.33 को सोल्व करके भी बता सकते हैं, ऐसा 3/4 कुछ करके आएगा तो इतना गुना है, आप कर सकते हैं। इसको भी हमने पहले बताया था, अपवर्तनांक को, ये सारी चीज़ को बताया हुआ है। तो क्या होगा कि इसका तात्पर्य है कि प्रकाश पानी के अपेक्षाकृत निर्वात में 1.33 गुना तेज है, पानी के अपेक्षाकृत। जैसे अभी देखा पानी इधर था और 1.33 गुना था, और ये वायु का था या फिर निर्वात का था। तो पानी की अपेक्षा वायु में जो प्रकाश की चाल है निर्वात में 1.33 गुना तेज चलता है। ठीक है, यहाँ से पता चलता है। या फिर इसका अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, पानी में प्रकाश की चाल वायु का 1/1.3 है, या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल, या फिर पानी की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल जो है, पानी की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 1.33 गुना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसको हमने समझाया हुआ था पहले ही। सपोज ये एक सिल्ली है तो ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, और ये ऐसे जाता है इधर। ठीक है, लेकिन वो अभिलंब की ओर मुड़ता है और फिर यहाँ से फिर ये इधर की ओर जाता है। तो इसके बीच की जो दूरी है ना, ये वाला किरण और ये वाला, ये इधर से जाना चाहिए था, ये निर्गत किरण ऐसा है, और ये निर्गत किरण ये जो इधर रास्ता इधर जाना चाहिए था। ठीक है, आपतित किरण ये, और इसके बीच की दूरी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, तो निर्गत किरण तो ये हो गया ना, और ये आपतित किरण हुआ, यही आपतित किरण है, हालांकि काल्पनिक है, ऐसा होता है अगर इधर से जाता तो इसके बीच की जो दूरी है, आपतित किरण तो आपको यहाँ पे देख रहा था ये वाला, अब इसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा आया और फिर ऐसा हुआ। तो ये वाला और इसके बीच की दूरी तो है ना कुछ, तो इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसको हमने पहले भी समझाया। 10 नंबर है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला फिगर देखें, दूसरा फिगर और तीसरा फिगर में देखना है। तो इसमें देखिए ये आई का मान जितना है यहाँ पे आर हो जाएगा 60 डिग्री सेम रहेगा। ये इस प्रकार से लंबवत अगर हम लोग डालेंगे तो ये बिना अपवर्तन, बिना यहाँ पे विचलन नहीं होगा, सीधा ये पार हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें आपको पहले भी पता था। और यहाँ पे देख रहा है क्या, पहला तो देख लेते हैं, क्वेश्चन में बोला है ध्यान से देखे चित्र को और प्रश्न के उत्तर दे। पहला में बोल रहा है कि 1 और 2 3 में कौन निर्गत किरण नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 और 3 में देखिए कौन निर्गत किरण नहीं हो सकता है। तो हमें पता है यहाँ पे कांच से प्रकाश जो है वो पानी में जा रहा है। तो कांच जो है ना, कांच में आपको पता है इसका घनत्व ज़्यादा होता है, मतलब कण जो है वो पास होता है पानी की अपेक्षा, तो ये सघन हो जाएगा और ये जो पानी है ऊपर वो विरल हो जाएगा।
तो अब सघन से अगर विरल में जा रहा है तो वो अभिलंब से दूर भागेगा, आपको पता है। तो अभिलंब से दूर भाग रहा है कौन सा किरण, यहाँ से आया और इसको 2 के देखे तो वो अभिलंब की ओर जा रहा है, ये भी देखे तो 1 2 दोनों अभिलंब की ओर जा रहा है। तीसरा अगर किरण देखे तो तीसरा जो अभिलंब से दूर जा रहा है, तो ये वाला हो जाएगा इसका निर्गत किरण, क्योंकि नियम है कि वो अभिलंब से दूर जाता है, तो तीसरा होगा निर्गत किरण। तो ये 1 2 3 में देखना था कौन निर्गत किरण है, तो तीसरा हो जाएगा। और चित्र खा में बोल रहा है खा मान बताना है, इसमें का मान बताना है, मतलब खा में बोल रहा है ये वाला जो निर्गत किरण वाला है ना, उसमें इसका मान बताना था। ये यहाँ पे जो एक तरीका से यहाँ पे आर डैश बोले तो आर डैश बनेगा, उसका मान बताना था। तो सॉरी, ये तो मान दिया हुआ ना 60 डिग्री, तो आई का मान बताना था आपतन कोण का। तो चित्र खा में का मान मतलब आई का मान यहाँ पे छोटा हो, आई का मान बताना था, वो भी 60 डिग्री होगा। और तीसरा बोल रहा है कि सिल्ली या पट्टी से होकर गुजरने वाली किरण का पथ दर्शाना है। गा वाला फिगर को देखें तो इसमें सिल्ली और पट्टी से तो किरण ऐसे आपको गुजार देना, ऐसा पार लेना है सिल्ली, और उसके बाद आपको बस सिंपल सा सोझा ऐसे किरण को दिखा देना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा। नीचे आंसर भी है 1 और 2 निर्गत किरण हो सकती है, ठीक है, 1 और 2 निर्गत किरण हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए नहीं हो सकती है ना, चूँकि हमने पहले ही बोला था, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, नहीं छोटा हुआ है, तो बट इसको मतलब सोल्व कर देंगे इसको, ठीक है, बाद में सुधार देंगे। वैसे 1 और 2 निर्गत किरण नहीं हो सकते, ये यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आपको आपने अभी समझाया कि ये ही निर्गत किरण हो सकता है जो अभिलंब से दूर हो रहा हो, तो वो होगा। और उत्तर इसका 60 डिग्री हो जाएगा। आई का मान यहाँ पे पूछा जाएगा तो इसका 60 डिग्री होगा। और बोल रहा है सिल्ली से होकर गुजरने वाली किरण का पथ सीधी होती है, अगर वो सीधा ऐसा लंबवत जा रहा है 90 डिग्री से, तो किरण के पथ को इस रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया। जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है, ये बुक का ही, बट आपको अपने से भी बना लेना है, ऐसा होगा, सीधा चला जाएगा। 11 में लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस 2 ही प्रकार का होता है, कप्तल और एक उत्तल लेंस होता है। 12 में लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या देना है, जो वक्रता केंद्रों से होकर जाता है उसी को मुख्य अक्ष बोलते हैं। जैसे कि आपको पता था यहाँ पे ये O है और इस गोले का इधर C होगा, इस गोले का, इस वाले गोले का इधर C होगा, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा ना, इसी को मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। पतला लेंस क्या है ये बताना है, तो पतला लेंस जिसका जो बोले तो वक्रता केंद्र जो है या फिर वक्रता त्रिज्या, एक ही बात है, यानी वक्रता केंद्र पर ही वक्रता त्रिज्या डिपेंड करेगा, तो वो बहुत कम हो, ठीक है, नगण्य हो, बहुत कम हो, मोटाई उनके वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य होना चाहिए, ठीक है, तब होगा वो पतला लेंस। तो पतला लेंस उन लेंसों को कहते हैं जिनकी मोटाई उनके वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य हो, यानी कुछ भी नहीं हो, ना के बराबर हो। हालांकि ये 11th 12th में अच्छे से पढ़ना है इसके बारे में। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहते हैं। तो हमने पहले भी इसको अच्छे से समझाया था, ठीक है, उस समय ही जब हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, तो वो अलग सीरीज है, उसका आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उस समय भी बताया था कि 2 होते हैं, लेकिन अगर उत्तल लेंस की बात करें तो इसका जो फोकस है, क्योंकि प्रकाश की किरण इधर आकर इधर मिलता है तो इधर होता है, और ये पहले F1 इधर होता है और जहाँ मिलता है ये F2 होता है, तो इसका मेन जो फोकस ये इधर होता है F2 उत्तल लेंस का। लेकिन अगर अवतल लेंस की बात करें, अगर इस प्रकार के लेंस की बात करें, तो इसमें इधर F2 होता है, क्योंकि प्रकाश की किरण इधर इसमें ऐसा आता है और ये इधर चला जाता है, मिलता नहीं है, इसको ज़बरदस्ती इधर मिलाएंगे तो ये इधर मिलता है, तो इधर इसका F2 होता है, ठीक है। तो इसका F2 जो है अवतल लेंस का F2 वो इधर होता है, उसका इधर होता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो बोल रहा है कि प्रत्येक लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं। प्रथम मुख्य फोकस होता है F1 और दूसरा होता है F2। लेकिन अगर हम बात करें लेंस के प्रथम मुख्य फोकस F1 को अवतल लेंस का फोकस कहा जाता है, ठीक है। अगर F1 की बात करें तो वो अवतल लेंस की फोकस बोला जाता है उसको, और फोकस को F2 के द्वारा सूचित करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग F2 ही लिखते हैं। जैसे ये अवतल लेंस है तो ये अवतल लेंस है, तो इसमें इधर F1 होना चाहिए और इधर F2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रकाश की किरण इधर मिलता है तो ये इसका मुख्य फोकस ये हुआ, और जबकि उत्तल लेंस में देखें उधर मिलता है तो उसका जो फोकस हुआ मेन वो हुआ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी न्यूमेरिकल वगैरह भी बताने या फिर प्रतिबिंब निर्माण में भी हमने यहाँ यहीं पे F2 लिखा था और इधर F1 लिखा था, क्योंकि इधर मिल रहा है इधर तो इधर लिखा था। बट आपको बताना इसी प्रकार से है
ये अवतल लेंस का तो इधर वाला होता है, पहले वाला जो फोकस है वो मेन फोकस होता है, चूँकि उधर प्रकाश की किरण मिल रहा है, इधर मिल रहा है, तो ये F1 इसका फोकस होता है और उसका इधर मिलता है। उत्तल लेंस का देखें तो इधर मिलता है, तो ये F2 उसका फोकस होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस का फोकस कहा जाता है तथा लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस को F2 को अर्थात को उत्तल लेंस का फोकस कहा जाता है। द्वितीय फोकस अर्थात F2 को उत्तल लेंस का फोकस कहा जाता है। 15 नंबर है, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता है वक्रता केंद्र पे पहले जो दर्पण वाले में रखते थे, यहाँ भी वक्रता केंद्र के जगह पे 2F1 होगा। जैसे कि अगर उत्तल लेंस की बात करें तो यहाँ पे वक्रता फोकस से दुगनी दूरी पे होता है 2F1 और यहाँ पे F1 होगा। तो अगर यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो वो 2F2 पर इधर बनेगा। ठीक है, अर्थात ये वक्रता केंद्र ये है जिसको हम लोग 2F2 बोल रहे हैं। तो चूंकि ये फोकस का दुगना ही होता है तो 2F2 बोल रहे हैं इसको। तो यहाँ पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा और सेम आकार का बनेगा, बराबर दूरी दोनों का है ही। तो ये बातें हैं, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को F2 F1 पर रखने पर उसके आकार के बराबर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब निर्माण अगर पता है तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है। तो जो उत्तल है उसका फोकस, जैसे उत्तल है तो इसका फोकस इधर होता है F2, तो इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, तो इसका तो प्लस में हो गया फोकस। जबकि अवतल लेंस की बात करें तो इसका फोकस तो इधर होता है F2 और इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, तो इसका फोकस माइनस में होता है। अर्थात अवतल लेंस का माइनस में, उत्तल लेंस का प्लस में। लेकिन धनात्मक की बात बोल रहा है, उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस तो हो जाएगा उत्तल लेंस, तो उत्तर होगा उत्तल लेंस। 17 नंबर बोला है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होता है या फिर अधिक होता है। आपको पहले बताया था अपवर्तनांक से जो प्रकाश की चाल है वो अपव्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा और अगर प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, ये बातें हैं। और अगर प्रकाश की चाल कम है तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। तो हमने पहले भी इसको बताया, अपवर्तनांक कम है इसका मतलब कि वो ज़्यादा सघन है। ठीक है, अपवर्तनांक कम है इसका मतलब वो विरल है। ठीक है ना, अपवर्तनांक कम है तो वो विरल है, उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा। तो उसमें प्रकाश की चाल कम होता है या फिर अधिक, तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगा। 18 नंबर है, किसी लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु पे मिलाना, तो यही है जो एक बिंदु पे मिलाता था। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अभिसारी लेंस, ये है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस को बोलेंगे अपसारी लेंस, चूँकि ये तो ऐसे अगर देखें तो किरण इस प्रकार से फैल जाता है, इस प्रकार से हमने देखा था फैल जाता है, उसमें पीछे की ओर काल्पनिक रूप से मिलता है लेकिन ये फैलता ही है। तो किस लेंस को अभिसारी अर्थात उत्तल लेंस को बोलेंगे और अवतल लेंस को अपसारी। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो मुख्य फोकस पे बनता है। अनंत से आ रहा होता है तो मुख्य फोकस पे ही बनता है, ये सबको पता है। 20वां, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल लेंस देखा था और दर्पण में बोला जाए तो अवतल दर्पण हमने देखा था। तो कौन सा लेंस बोला है तो उत्तल लेंस होगा, जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता था। लेंस और फोकस के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे प्रतिबिंब को रखते थे, अगर ये F1 है और इसके बीच में अगर कोई रखते थे तो काल्पनिक अपने को प्रतिबिंब मिलता था। 6 केस देखा था इसमें भी, तो ये होगा इसका दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में से। 21 नंबर, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस है। कोई लेंस है जिसमें प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस होगा। तो आपको पता है, अब यहाँ पे सीधा बोल रहा है वस्तु की अपेक्षा, तो वो काल्पनिक होगा और छोटा है तो कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, और ये तो अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब बना कब बनता है। आवर्धित और आभासी, उत्तल लेंस में हमने पता कि दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक दोनों बनता है। लेकिन इसमें काल्पनिक बोल रहा है, वस्तु का आवर्धित और बड़ा भी बोल रहा है। ठीक है, अवतल में देखा छोटा की बात बोल रहा था इसलिए हमने बोला, अभी पीछे वाला क्वेश्चन छोटा था तो हमने डायरेक्ट बोला अवतल लेंस होगा। लेकिन यहाँ पे आवर्धित बोल रहा है एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, तो उत्तल लेंस में वही हमने फोकस और लेंस के बीच में या फिर फोकस और जो प्रकाशीय केंद्र था वो उसके बीच में रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच, यानी ये जो उत्तल लेंस है तो लेंस इसको बोलेंगे इसके और यह फोकस के बीच में रखेंगे तब ऐसा होगा स्थिति। तो जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थिति हो, तो जब वस्तु
लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है, वस्तु कहाँ पे स्थित होगा, लेंस और फोकस के बीच, तो उसका आभासी आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही होता है और छोटा वहाँ पे होता है, वो भी ध्यान देना। 23 नंबर, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो अनंत पर बनाने के लिए प्रतिबिंब को F2 पे रखना होगा। चूंकि हमने 6 केस देखा था, अच्छे से सबको समझा था, और अगर सबको समझा है तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना काफ़ी ईजी है। F2 पे रखेंगे तो अनंत होगा, और F2 के बाद जस्ट रखते हैं अर्थात लेंस और F2 के बीच में, तो वो काल्पनिक बनता है। ये लास्ट वाला केस था हमने जो देखा था प्रतिबिंब निर्माण, उसमें तो उत्तल लेंस के सामने एक पिन को F2 पर रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। उससे पहले अगर वाला केस था तो वो 2F1 और अनंत के बीच बनता था, उससे पहले का केस। और ये लास्ट वाला केस है वास्तविक प्रतिबिंब का, तो F2 पे रखने पर वो अनंत पे बनता है। उसके बाद 6 वाला केस हमने देखा था F2 और लेंस के बीच वाला, जो आवर्धित और काल्पनिक था। 24 है, दैनिक जीवन में लेंसों के 2 साधारण उपयोग बताना है। तो लेंसों का उपयोग, जैसे लेंस का उपयोग कैमरा हो गया, कुछ छोटा जिसको बड़ा देखने, ये सब में किया जाता है। दूरबीन हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, ये सब में। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन आदि में आवर्धन बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि उसका जो पावर है जूमिंग, बड़ा से छोटा देखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक से अधिक लेंस के संयोग का उपयोग किया जाता है। यानी कई लेंसों को मिलाकर उसकी पावर को, क्षमता को बढ़ाया जाता है, तो ऐसा होता है, अधिक लेंस का संयोग का उपयोग किया जाता है। तो ये बात इसमें। 25 नंबर, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला चित्र वास्तविक है या आभासी, तो चूंकि वो पर्दा पे उतरा हुआ तो वो वास्तविक होगा, हमें पता है। वास्तविक प्रतिबिंब को ही सिर्फ पर्दा पे उतारा जा सकता है, तो जो सिनेमा हॉल में जो आपको पिक्चर दिखता है वो वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब ही है लेकिन वो वास्तविक है। 26 नंबर, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अभी सब क्वेश्चन देखा था उत्तल लेंस में, तो हमें पता है आवर्धित और बड़ा, आभासी बोल रहा है काल्पनिक बनाने के लिए, तो आभासी आवर्धित भी होना चाहिए, बड़ा और आभासी। तो आभासी है तो सीधा बनेगा ही, वो बात है, वो पता है। तो वही केस होगा F2 और लेंस के बीच में, तो उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच में, अर्थात F2 और O के बीच में, प्रकाशीय केंद्र के बीच में, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 27 से, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दुगनी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उतना ही दूरी पे बनेगा, जैसे फोकस की दुगना अर्थात वक्ता केंद्र, तो उधर भी उतना ही दूरी पे बनेगा, बराबर साइज का बनेगा। ये हमने अभी भी पहले, उससे पहले क्वेश्चन देखा था, बट वो किसी अलग तरीके से पूछा गया था। तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा तथा यह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है, 2F2 पर ही बनेगा, 2F1 पे रखेगा, अर्थात फोकस दूरी के दुगना अर्थात 2F1 पे रखाएगा। जैसे ये है फोकस, अगर यहाँ पे है इसका F1, तो F1 ही इधर होता है, तो इधर हो जाएगा 2F1 दुगना फोकस दूरी पे, तो इधर 2F2 होगा उतना ही दूरी पे, इधर एक और होगा F2, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे रखेंगे, तो ये तो हमने पहले भी देखा था। तो सिंपल है, उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा यह, तथा यह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो ये सब लिखना है। उसके बाद 28 नंबर है, एक पतले लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो यह उत्तल लेंस है या अवतल। अगर फोकस दूरी आपको दिया हुआ प्लस में, आपको पता है कि फोकस जो है प्लस, कौन सा लेंस में प्लस में होता है फोकस, तो आपको पता है कि वो उत्तल लेंस होता है जो कि प्लस में होता है, ठीक है। तो एक पतले लेंस की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर है तो यह उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो देखिए फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है, प्लस में है, तो देखिए प्लस में तो इधर होता है और इधर माइनस होता है, और ये प्लस है तो यहाँ पे अवतल लेंस नहीं होगा, यहाँ पे उत्तल लेंस होगा क्योंकि प्लस में है ना। और अगर अवतल लेंस की बात करें तो इसका फोकस तो इधर होता है, ये माइनस में हो जाता, तो यहाँ पे होगा उत्तल लेंस होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस होगा, इसको सुधार ले आप। और उसके बाद 29 नंबर है कि लेंस से किसी वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v और लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन m में क्या संबंध है। तो m बराबर हमने देखा था v बटा u, ये लेंस की बात है तो प्लस में दर्पण में था तो माइनस में था, तो ये तो आपको पता है। तो किसी लेंस के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और आवर्धन m के बीच का संबंध निम्नलिखित है, m बराबर प्लस में v बटा u लिखना, बस ये लेंस का फॉर्मूला था। उसके बाद हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी u और v और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध है। f u v में संबंध है, वही लेंस का जो लेंस सूत्र था ना, वो 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। तो किसी लेंस के लिए u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध को एक सूत्र से बताया जा सकता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं।
लेंस सूत्र निम्नलिखित है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f या 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/v में से 1/u घटाना है, ठीक है। 31 है, किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी और क्षमता एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात p बराबर 1/f होता है, ये हमने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा किसी लेंस की क्षमता p और उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम से मापी जाती है, p बराबर 1/f। 32 में लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो लेंस का ऐसा मात्रक तो मीटर-1 होता है, लेकिन इसको d के बराबर होता है, डायोप्टर के बराबर होता है, 1 डायोप्टर के बराबर होता है। और डॉक्टर व्यवहार में इसी का ऐसा मात्रक मानते भी हैं। तो हालांकि हम अपने को पूरा लिखना है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मीटर-1 प्रति मीटर होता है, जिसे डायोप्टर भी कहते हैं। 33 है, किसी वस्तु के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता अगर ऐसा प्लस में 1.5d है, लेंस उत्तल या अवतल, तो देखिए अगर क्षमता इसका प्लस में अर्थात फोकस भी प्लस में, और अगर यहाँ पे क्षमता प्लस में है और फोकस भी प्लस में है, तो फोकस किसका प्लस में होता है? आप अगर देखें तो प्लस में फोकस होता है इसका उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस का होता है, फोकस प्लस में होता है और क्षमता भी प्लस में होगा। फोकस इसका इधर होता है ना, और ये प्लस इधर माइनस होता है, तो ये प्लस है, तो इसका मतलब उत्तल का ये क्षमता है। उसके बाद 34 नंबर है, किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो क्या लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है? सपोज ये लेंस है और इसको अगर हम प्रतिबिंब जो बना है, जो भी बना हुआ है, तो यहाँ पे वस्तु है, इससे प्रकाश, बहुत सारे प्रकाश आएंगे, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और ये फिर यहाँ से परिवर्तन होकर कहीं पे मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा उसका, इस वस्तु का, ठीक है। तो क्या अगर इतना ढक दिया जाए, इस भाग को ढक दिया जाए आधा, ठीक है, ये वाला भाग अगर देखें, अगर इस भाग को हम इतना सा ढक दे, तो इतना सा ढकने से प्रतिबिंब पूरा बनेगा या नहीं, ऐसा बोल रहा है। तो प्रतिबिंब पे कोई आधा पूरा वाला सिस्टम नहीं है। अगर इसको कम ढकेंगे तो यहाँ इतना अगर भाग ढक दिए तो इतना से प्रकाश उधर नहीं जाएगा, बाकी तो प्रकाश जाएगा ना इधर उधर से, तो ये प्रतिबिंब तो बनेगा पूरा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं दिखाई देगा उतना, जो अभी साफ क्लियर दिखता ना पूरा से, तो उस टाइप का वो क्लियर नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, ठीक है। तो इसका तीव्रता कम होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन प्रतिबिंब का जो आकार वकार है उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उत्तर है हाँ, लेकिन उसकी तीव्रता घट जाएगी क्योंकि किरणों की संख्या कम हो जाएगी। तो किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो क्या लेंस की वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बन सकेगा? तो हाँ, पूरा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उसकी तीव्रता घट जाएगी क्योंकि किरणों की संख्या कम हो जाएगी। 35 लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? तो लेंस प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन द्वारा बनाता है, ये तो आपको पता है। तो लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं, जबकि हमने दर्पण देखा था प्रकाश के परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाता है। और ये लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसे परिभाषित करना। 1 डायोप्टर का मतलब 1 मीटर, वही वाला 1 मीटर के पावर -1, इसी को 1 डायोप्टर बोलते हैं। 1 डायोप्टर अर्थात ऐसे बोल सकते हैं जो फोकस दूरी है वो 1 मीटर होना चाहिए, तो ऐसा ही बोल सकते हैं। तो 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, ठीक है, 1 मीटर हो, तो 1 डायोप्टर होगा। तो P बराबर अगर निकालना हो 1/f होता है। अब एक 1 मीटर है तो ये हो गया ना ऐसा। अब ये 1 मीटर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो P बराबर, एक पहले से था, एक इसको ऊपर ले जाएंगे ऐसा, तो ये मीटर-1 हो जाएगा, ये 1 ऐसा, ये गुना होकर फिर वैसा हो जाएगा, तो 1 डायोप्टर इसको बोलेंगे। 37 है 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? 2 मीटर है। अब 2 मीटर फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस माइनस में होता है या प्लस में होता है? अगर अवतल लेंस की फोकस की बात करें तो इसका फोकस इधर माइनस में होता है, इधर फोकस होता है तो इसका माइनस में होगा। तो डायोप्टर कितना होगा? 2 मीटर फोकस है तो P बराबर 1/2 मीटर है। तो अब क्या होगा कि P बराबर, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1 और 2 में, तो अगर 1 और 2 में 2 से 1 में भागा देंगे तो एक 0 आएगा और 0 दशमलव भी देंगे तो 2 × 10 ये आ जाएगा, कट जाएगा, यानी 0.5। इस दोनों में भागा देने पर 0.5 आएगा, और जो मीटर नीचे था इसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर-1 आएगा, और इसी को हम लोग 1 D बोलते हैं, तो 0.5 D आएगा। हालांकि ये जो फोकस दूरी है माइनस में है तो ये माइनस में रहेगा ना, तो माइनस में रहेगा तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में रहेगा,
तो 0.5D आया वो माइनस में रहेगा इसमें। और ये अवतल लेंस की बोल रहा है, सेम ऐसा ही प्रोसेस रहेगा। अगर ये उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है इसमें सेम है, लेकिन ये उत्तल लेंस का पूछ रहा है तो इसका फोकस जो है वो प्लस में होता है, तो बस प्लस में रखना है, बाकी इसका भी 0.5D ही आएगा। 39 एक लेंस की क्षमता 5D है, तो यह किस प्रकार का लेंस है? क्योंकि क्षमता प्लस में है, इसका मतलब फोकस दूरी भी प्लस में होगा, और किसका फोकस दूरी प्लस में होता है? उत्तल लेंस का, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस का। तो ये हमारा अति लघु क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लघु, उसके बाद दीर्घ देख लेंगे। तो वीडियो को पेंट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर कर दिया, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।